ओके, तो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थोड़ा चैप्टर के बारे में सुन लीजिए। ठीक, तो ये चैप्टर है हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, इस ईएमएफ को वैसे तो पूरा चैप्टर मतलब यूनिट तो एक ही है, बट इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ईएमएफ 1 और दूसरा ईएमएफ 2। ठीक है, तो ईएमएफ 1 में क्या करने वाले हैं और 2 में क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक पढ़ रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल था और प्राइमरली वो चार्ज पार्टिकल पूरे इलेक्ट्रोस्टैट वाले यूनिट में तो रेस्ट पे ही था, तो उसकी वजह से उसके आस पड़ोस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बनी थी उन सभी चीजों के बारे में देख लिया, समझ लिया। फिर चार्ज पार्टिकल सर्किट में मोशन में आया तो करंट वो पढ़ लिया। कैपेसिटर वाली जो सर्किट थी उसमें भी चार्ज पार्टिकल मोशन में ही था, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब जब यही चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ साथ वो एक नए टाइप की फील्ड की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग कर देता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यों, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होने की वजह से ये अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता रहेगा। अब एक नई फील्ड और बनाएगा जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ बनाएगा ही नहीं, बाहर से लेट से दो फील्ड आ रही है, एक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रेस्पॉन्ड करेगा और अब ये मैग्नेटिक फील्ड को भी रेस्पॉन्ड करेगा। तो ईएमएफ 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से इसके आस पड़ोस में जिस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको पढ़ने वाले। चार्ज पार्टिकल मोशन में कहां पर होगा, तो प्राइमरली कोई एक इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल का मोशन वही देख लेंगे, और दूसरा करंट कैरिंग वायर्स। करंट कैरिंग वायर में भी तो चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं, तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, जो मैंने अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दूसरा, बाहर से आने वाली कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर किस तरीके से फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से क्या एक्सेलरेशन होगा, कैसा मोशन होगा, कैसी ट्रेजेक्टरी होगी, वो सब हम लोग बाद में ईएमएफ 2 में देखेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं वर्ड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स। ओके ना? क्या होता है मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म वो फेनोमेना है जिसमें हमारे पास कोई दो न्यूट्रल बॉडीज हैं। ठीक है, ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ये दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, दीज टू आर न्यूट्रल बॉडीज, ये भी और ये भी। और इन दो न्यूट्रल बॉडीज के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स भी काम कर सकता है, या इन दो न्यूट्रल बॉडीज के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी काम कर सकता है। तो ये फेनोमेना मैग्नेटिज्म कहलाता है, या ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। आप बोलेंगे कि भाई ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का फोर्स तो आपने पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में, लेकिन वो दो चार्ज बॉडीज पर था, और अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दो न्यूट्रल बॉडीज पर। तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई दो न्यूट्रल बॉडीज के बीच में फोर्स तो आपने पहले भी पढ़ा है ग्रेविटेशन में, लेकिन वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का था। ठीक, तो आज क्या कर रहे हैं वो वाली बात समझ में आ रही है कि बॉडीज न्यूट्रल हैं, उसके बावजूद दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों ही टाइप का फोर्स है। तो यही फोर्स कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, और ये फेनोमेना क्या है? मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो लिखिएगा इसको, मैं भी लिखता हूं साथ साथ। मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स लिखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स।
लिखिए, इट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ attraction और repulsion acting between two neutral bodies, ठीक है। This phenomena is magnetism. This phenomenon is magnetism. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैग्नेट की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। ये वही प्रॉपर्टीज है जो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बातें मोर और लेस रिपीटेटिव टाइप सी है, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारे पास लेट से कोई एक बार मैग्नेट, ठीक है। ये बार मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा एंड साउथ पोल कहलाता है। इस पर आते हैं, ठीक है। अभी बस एक बार के लिए ये समझ लीजिए कि इस बार मैग्नेट के आस पड़ोस में कुछ जैसे कोबाल्ट के या आयरन के या निकल के कुछ पीसेज हैं रखे हुए। तो ये पीसेज इस बार मैग्नेट के आस पड़ोस में रख करके थोड़ा उन पीसेस को जैसे किसी पेपर पर रख दिया, वहां मैग्नेट पड़ा है, फिर पेपर को थोड़ा टैप हम लोग कर रहे हैं, थपथपा रहे हैं ऐसे। तो ये कोबाल्ट, आयरन या निकल के पीसेस इस मैग्नेट के आस पड़ोस में कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कहते हैं कि ये मैग्नेट आयरन, कोबाल्ट या निकल के मतलब दूसरे सिमिलर मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से ये इस तरीके से सब्सटेंसेस इसके आस पड़ोस में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट ज्यादा लग रही है, लाइट ज्यादा लग रही है नहीं ना, ठीक है। तो बस एक लाइन लिख लीजिएगा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में कि इट अट्रैक्ट्स small pieces of cobalt या आयरन या निकल, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 is directive property. Directive property. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए कि जैसे ये दोबारा से हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को हम लोगों ने फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली मतलब आप एक बार के लिए मान लीजिए कि यही हमारा मैग्नेटिक निडल है, कोई सा भी मैग्नेटिक निडल हो या बार मैग्नेट हो, तो इसकी एक साइड का नाम हम लोगों ने नॉर्थ दे रखा है, दूसरी साइड का साउथ। इसको फ्रीली ऐसे थ्रेड से बांध करके ऊपर छत से हैंग कर देते हैं, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल कि ज्योग्राफिकल, ठीक है। ये फ्री टू रोटेट है इस प्लेन में, इस प्लेन में, ठीक है। तो इसको बस ऐसे रोटेट मतलब यहां से अलाइन करके छत से फ्रीली सस्पेंड कीजिए। तो हर बार चाहे आप इस कमरे में करें, उस कमरे में करें, इस जगह पर करें, किसी दूसरी जगह पर करें,
ये अर्थ का जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे 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 तो आप अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, और ये जो अर्थ का मैग्नेट का जो साउथ है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे 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 इधर, तो इधर अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ आता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये नॉर्थ है ना, मैग्नेट का नॉर्थ, तो इसी डायरेक्शन में आगे ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ है ना, और इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे 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 तो इधर ज्योग्राफिक साउथ ऑफ अर्थ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को हर बार अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो लिख लीजिएगा एक लाइन कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट align itself in the direction of geographic north south। ठीक है, ओके भाई आगे बढ़ें। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बाद थर्ड इज लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल does not exist मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, से मेरे कहने का मतलब ये है, ये लीजिए, ये है एक मैग्नेट, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, तो इस मैग्नेट को तोड़ दिया ऐसे बीच से। ठीक है, तो जब आप इसको तोड़ देंगे तो ये इधर साउथ तो ठीक है, वो तो था ही सही, इधर आ जाएगा एक नया नॉर्थ और इधर आ जाएगा, ये तो नॉर्थ था ही सही, इधर आ जाएगा एक नया साउथ। ठीक है, ऐसा तोड़ते रहिए, फिर से नॉर्थ साउथ आता रहेगा। तो तोड़ते आप कहां जा सकते हैं, जवाब है तोड़ते आप पहुंचे एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, वैसे तोड़ने का तो इस इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए मान लीजिए यही लास्ट है। ठीक है, तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचे तो आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक सर्कुलर लूप के अलॉन्ग मूव कर रहा था। ठीक है, मतलब ये सर्कुलर लूप के अलॉन्ग कुछ इस हिसाब से मूव कर रहा था कि ऐसी एक इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप बन रही थी। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा भाग रहा था, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसा भागा, ऐसा तो एक इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप ऐसा बना। ठीक है, और यदि ऐसी एक करंट कैरिंग लूप बन रही थी तो हम लोगों ने पाया कि इधर की साइड से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे थे, और आपने बचपन में पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाते हैं, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर इधर से ऐसे घूमकर इसके अंदर जा रहे, समझ रहे हैं। तो वो साइड जहां से फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखाई देती है, उस चीज का नाम हम लोगों ने निकाल दिया नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और वो साइड जहां पर फील्ड लाइंस दोबारा से अंदर जा रही थी उसका नाम निकाल दिया साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो एक्चुअली ये चक्कर फील्ड लाइंस का है। नॉर्थ और साउथ तो हम लोगों ने नाम दे रखा है अपनी कन्वीनियंसी के लिए, कि जहां से फील्ड लाइन बाहर आएगी उसका नाम नॉर्थ, जहां पर फील्ड लाइन अंदर जाएगी उसका नाम साउथ। समझ गए? नहीं समझ आया? अरे भाई, जैसे ये तोड़ते हम लोग कहां पहुंचे, इलेक्ट्रॉन पे, तो पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन एक लूप के लॉन्ग चल रहा है, लूप के लॉन्ग। ठीक है, मोशन में है,
रेस्ट पे था तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को भागना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा था कि जैसे एक इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप बन रहा था, और उस करंट कैरिंग लूप के बनने की वजह से एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही थी, तो दूसरी साइड से वही फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही थी, अंदर जा रही थी। तो वो रीजन जहां से फील्ड लाइंस आती है बाहर, उसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल, और वो रीजन जहां पे फील्ड लाइन अंदर जाती है उसका नाम रख दिया साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा भी मैग्नेट हो, जहां कहीं का भी मैग्नेट हो, तो वो डाईपोल ही होगा, मतलब उसके दो पोल्स ही होंगे। हेडिंग डालिए, लिखिएगा पोल स्ट्रेंथ। हम लोग एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 4-5 टॉपिक हम लोग ऐसे करने वाले हैं जो बिल्कुल सेम है एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता था ना, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज दो टाइप का होता था, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस पॉइंट चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म मैग्नेट में या मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? पॉइंट चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म यहां पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। इसे हम लोग +m या -m से डिनोट करेंगे। ऑब्वियसली जो नॉर्थ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव नेचर का होगा, और साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव नेचर का। मतलब पोल की स्ट्रेंथ, मेरे कहने का मतलब है कि यदि पोल स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ किसी मैग्नेट का, तो वो तगड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, मतलब तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। पोल स्ट्रेंथ कमजोर हुआ तो वो एक वीकर मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब आप इसी बात को ऐसे ही समझ लीजिए कि पोल स्ट्रेंथ सिंपली कहने का मतलब क्या है कि हाइयर पोल स्ट्रेंथ, हाइयर पोल स्ट्रेंथ represents higher magnetic effect या stronger magnetic effect। ठीक है, और स्मॉलर पोल स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या हुआ? वीकर मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर लूं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में जो हमारे पास चार्ज था, तो चार्ज का वो इक्विवेलेंट टर्म जो किसी मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है एज पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, मतलब पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, जैसे मैं ये लिखता हूं कि नॉर्थ पोल के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो साउथ पोल होगा उस साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव। ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर टर्म है, स्केलर टर्म। ठीक है, इसकी SI यूनिट लिखिए, तो इसकी SI यूनिट इज एम्पियर मीटर। SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। अब यदि SI यूनिट बता ही दिया है तो डायमेंशन भी बता दीजिए। बताइए भाई डायमेंशन। तो एम्पियर के लिए क्या? I या कैपिटल A भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक।
अब सही जवाब भी ना दे, हाँ गलत जवाब दे तब मजाक उड़ाएं, फिर तो चलिए चलता है। सही तो बताया। अच्छा चलिए कोई नहीं, सह लीजिए थोड़ा, है ना, सह लेंगे थोड़ा।